मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम नवी क्लास के तारीख़ के किताब से सबक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है भारत 1960 के बाद के वाक़यात। भारत 1960 के बाद के वाक़यात को हमको इस सबक में पढ़ना है और बड़ा ही दिलचस्प सबक है ये। इसमें आपको आज़ादी के बाद के सारे मामलात, किस तरह से हिंदुस्तान तरक्की किया, किस तरह से हिंदुस्तान में कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन सी सब जमातों ने, कौन कौन से वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा किया, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1947 हम सबको मालूम है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1947 में भारत देश आज़ाद होने के बाद भी 1950 में हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बन गया, क्योंकि हिंदुस्तान भारतीय समाज या हिंदुस्तानी समाज इज्तिमाइयत पसंद होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ ज़बानी, मज़ाहिब, नस्ल व ज़ातों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत इब्तदाई दौर में मुल्क के सामने कई माशी, सियासी, समाजी मसाइल मौजूद थे और इन मसाइल को हल करना इंतहाई ज़रूरी था। इसलिए उस वक्त की हुकूमत ने मनसूबाबंद पॉलिशन एक कमीशन बनाया गया, 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन बनाया गया और सनअतकारी को इख्तियार किया गया और इंतखाबात की कामयाब मनसूबाबंदी के लिए जमहूरी रिवायत पर एतमाद की वजह से सियासी इस्तेहकाम हासिल करना मुमकिन हो पाया था। देखिए 1960 में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में 1960 के बाद तब्दीलियाँ होती गई। देखिए हिंदुस्तान हालांकि 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में हिंदुस्तान दस्तूर का निफाज करके एक जमहूरी मुक़्तदिर मुल्क बन गया, लेकिन 1960 तक कुछ ऐसे इलाके थे हिंदुस्तान के थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी थे हिंदुस्तान के जहाँ पर पुर्तगालियों की हुकूमत थी। देखिए 1960 के बाद गोवा, दीव दमन, ये इलाके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी वहाँ पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था। अब गोवा, दीव दमन को आज़ाद करवाकर उन्हें सबसे पहले भारत इस देश में शामिल किया गया। उसी तरह से 1950 में चीन और भारत, जिस तरह से आज भी हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान तनाव बढ़ा हुआ है कि हमारे गलवान घाटी को लेकर, गलवान वैली को लेकर वहाँ पर तनाव बढ़ा हुआ है। 1950 में भी इसी तरह का एक तनाव हुआ था और उस तनाव को आखिरकार ख़त्म किया गया था और चीनी हिंदी भाई भाई का नारा उस वक्त दिया गया था और वो तनाव 1950 का ख़त्म होने के बाद, ये जंग के ख़ात्मे के बाद मैकमोहन लाइन, जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकमोहन लाइन बनाई गई थी 1962 में। इसके बाद दौर आता है आज़ादी के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म थे। पहले प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हें भारत की ख़ारजा पॉलिसी का मेमार कहा जाता है। इन्होंने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने हिंदुस्तान की माशी, समाजी, सियासी तरक्की के लिए इंतहाई अहम खिदमत अंजाम दी है और 1964 में इनका इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री ये हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बने। लाल बहादुर शास्त्री ये हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बने और इन्होंने 1965 में कश्मीर को लेकर एक मामला हुआ था, सोवियत यूनियन की मसलहत से ये मसला ख़त्म हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला कश्मीर है 1965 में भी एक शुरू हुआ था, वो एक जंग हुई थी और उस वक्त जिस तरह से आज सुपर पावर अमेरिका है, उस वक्त सुपर पावर USSR यानी रशिया, सोवियत यूनियन, रशिया बहुत सुपर पावर था। रशिया ने दोनों ममालिक में मसालहत की, दोनों ममालिक के अंदर दरमियान में बातचीत की और ये मसला ख़त्म हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, इन्होंने एक बहुत ही बुलंद नारा दिया था जो आज भी बहुत मशहूर है। इन्होंने नारा दिया था जय जवान, आप देख सकते हैं, जय जवान और जय किसान। आज भी ये नारा लगाया जाता है और ये बहुत अहम नारा है। अब जय जवान जैसे नाम से हमको अंदाज़ा होता है कि जय जवान मतलब फ़ौजियों के बारे में कहा गया, उनकी जय जयकार की गई होगी, और जय किसान यानी किसानों के बारे में कहा गया होगा या किसानों की जय जयकार की गई। इससे इनका मकसद ये था कि जवान और किसानों की अहमियत को उजागर करना वो चाहते थे। देखिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने भारतीय जवान और भारतीय किसान, इन दोनों की अहमियत को उजागर करने के लिए
उन्होंने ये नारा लगाया था। 1964 में 1966 में आखिरकार इनका भी इंतकाल हुआ। 1966 के बाद फिर हुआ एक नया मोड़ हिंदुस्तान की तारीख़ में, और वो इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गई और इन्होंने ताबड़तोड़ बहुत अहम फ़ैसले लिए। इन्होंने सबसे पहले, जब ये इंदिरा गांधी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनी। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इन्होंने 1966 में इंदिरा गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनी यानी प्राइम मिनिस्टर बनी। इनको फौलादी खातून भी कहते हैं। इन्हें जैसे ही इन्होंने हिंदुस्तान में इक़्तिदार में आए, इन्होंने पाकिस्तान की आमरीत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में अलग बांग्लादेश की जो हिमायत, अलग बांग्लादेश की जो तहरीक चल रही थी उसकी हिमायत की, और आखिरकार जो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बन गया। अच्छा, ये तहरीक जो चल रही थी वो मुक्ति वाहिनी, जो कि मुजीबुर रहमान की एक तंजीम थी, वो तंजीम इसकी डिमांड कर रही थी अलग बांग्लादेश की। आखिरकार इंदिरा गांधी ने उनको इस तहरीक में हिमायत की और मशरक़ी पाकिस्तान आखिरकार बांग्लादेश बन गया। इसके बाद इन्होंने देखिए 1971 में भारत, 1970 की दहाई के अंदर हम देखेंगे 1970 की दहाई में भारत में क्या क्या हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1970 की दहाई में हमको देखना है 1970 की दहाई के अंदर भारत में देखिए सबसे बड़ी ताकत, भारत में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि राजस्थान के पोखरन के मुकाम पर ज़ेर ज़मीन कामयाब एटमी जांच की गई। और एक वाक़या 70 की दहाई में हुआ, वो ये कि मशरक़ी रियासत सिक्किम को, जो कि भारत का हिस्सा नहीं थी, उसको विफाक़ हिंदुस्तान में शामिल किया गया और एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया गया था। इसके बाद देखिए 1970 की दहाई के अंदर कुछ वाक़यात अहम हुए, वो हमें देखना है। आप किताब की सफ़ा नंबर 6 पर देख सकते हैं ये कि सबसे पहले 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने जो है इंतखाबात के अंदर धांधली की है, करप्शन किया है, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया गया। इसका मुखालिफत में एक आंदोलन किया गया था, जिसको जेपी आंदोलन भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण की क़यादत में आंदोलन हुआ और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हुकूमत चली गई। इन्हीं के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी को नाफिज किया गया था। इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी, ये जो दौर था भारत का एक बदतरीन दौर लोग कहते हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर अवाम के जो हुकूक़ होते हैं वो छीन लिए गए थे, कहा जाता है। तमाम इख्तियारात को, हुकूक़ को सल्ब कर लिया गया था। प्रेस पर कुछ पाबंदियाँ आ गई थी, लोगों पर पाबंदियाँ आ गई थी, मुखालिफ जमातें जो थी, सियासी जमातें, उन पर पाबंदियाँ आ गई थी। ये जो दौर था कौमी इमरजेंसी का दौर, ये 1975 से लेकर 77 तक ये दौर क़ायम रहा इमरजेंसी का। और इसके बाद जो इंतखाबात हुए, इस इंतखाबात में इंदिरा गांधी की बहुत ही ख़तरनाक हार हुई। इंदिरा गांधी, ये जो इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी जिसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी की बहुत ख़तरनाक हार हुई। और इंदिरा गांधी की हार के बाद इसमें अलग अलग पार्टियों से बनकर एक मुत्तहिदा महाज़ बना था, जनता पार्टी का महाज़, उसकी हुकूमत आई और वज़ीर आज़म के ओहदे पर मोरारजी भाई देसाई को बिठाया गया। मोरारजी देसाई, ये पार्टी मोरारजी देसाई को इस बहुत बड़े पद पर, इस ओहदे पे बिठाया गया और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, मोरारजी देसाई। लेकिन इनकी क़यादत की हुकूमत भी अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से बहुत जल्द ख़त्म हो गई। और फिर इनके बाद चौधरी चरण सिंह देश के वज़ीर आज़म बने, उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। और इस तरह से 1980 में दोबारा इंतखाबात हुए और बहुत भारी अक्सरियत के साथ वापस इंदिरा गांधी देश की वज़ीर आज़म बन गई। अब देखिए 1980 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। 1980 का जो ईयर है, उस साल में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से शक्तिशाली वुमन, उसको भी कहते हैं शक्तिशाली औरत का, यानी इंदिरा गांधी को उसके ही बॉडीगार्ड ने मारा था। मसला ये हुआ था कि पंजाब के अंदर पंजाब के अलग खालिस्तान की एक डिमांड उठी थी, एक तहरीक चली थी, और ये तहरीक को कहा जाता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट हासिल था। और आखिरकार इस तहरीक से वाबस्ता जो इंतहा पसंद थे लोग, उन इंतहा पसंद लोगों को खदेड़ने के लिए, उनके मुतालबात को नामंजूर करने के लिए, उनको मंदिर से बाहर निकालने के लिए,
1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय फौजी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए और वहाँ पर फायरिंग हुई। ये बात पंजाब के लोगों को बहुत नागवार गुजरी और उसी के चंद दिन बाद इंदिरा गांधी को उसी के बॉडीगार्ड ने ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी के बाद इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी, इन्होंने देश की कमान संभाली। ये देश के वज़ीर आज़म बन गए इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी के शौहर राहुल गांधी के फादर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फादर हैं, आप देख सकते हैं राजीव गांधी। राहुल गांधी के वालिद हैं, राहुल गांधी के पापा, और प्रियंका गांधी के ये वालिद हैं। और सोनिया गांधी जो कि अभी कांग्रेस की सदर है, उनके शौहर है, इनका भी इंतकाल हुआ था। अब हम देखेंगे कि इनके दौर में क्या क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर। ये दहाई है 1980 की। 1980 में राजीव गांधी ने जब ज़माम इख्तिदार संभाला, इनके हाथों में इख्तिदार आया, तो इन्होंने भारत की मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाब लाने की कोशिश की है। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इन्होंने इनकलाब लाने की कोशिश की। उसके साथ साथ ये हुआ कि बोफोर्स कंपनी के मामले के अंदर इन पर बदगुमानी का मामला हुआ और इन पर बहुत शदीद तनकीद हुई और ये एक मौजू बन गया और इंतखाब का एक मौजू बन गया और इसमें कांग्रेस की हार हुई। इनके बाद जनता दल की हुकूमत आई, इनको हरा कर जनता दल की हुकूमत बनी। इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत चली, वो भी ख़त्म हुई। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत आई, उन्होंने देश के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने पसमानदा तबक़ा यानी OBC को रिजर्वेशन दिया। ये उनकी बहुत अहम खिदमत आज भी तस्लीम की जाती है। इसके बाद देखिए, सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफ़ात की वजह से बहुत ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म कोई और न टिक पाया। आखिरकार वज़ीर आज़म बरकरार नहीं रह सके और 1990 में चंद्रशेखर भारत के वज़ीर आज़म बने और इनका भी जो दौर था, ये भी बहुत ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म बरकरार नहीं रहे। और फिर 1990 और 91 के दौरान में ये हुआ कि इलेक्शन डिक्लेयर हुए। इलेक्शन की रैली के लिए राजीव गांधी अपने इंतखाब की तशहीर के लिए या इलेक्शन रैली के लिए वो गए थे और वहीं पर उनको LTT नामी तंजीम के लोगों ने उनका वहाँ पर कत्ल किया। LTT क्योंकि राजीव गांधी मुत्तहिदा श्रीलंका का तस्वुर उसको हिमायत कर रहे थे और वहाँ पर उस यानी श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे, जो कि अल्पसंख्यक लोग थे, इन्होंने राजीव गांधी के इस फैसले से इनकार किया और आखिरकार 1991 के इंतखाबात के कैंपेन के दौरान, रैली के दौरान उन पर हमला हुआ और वो उनका कत्ल किया गया। 1980 में ये भी हुआ कि कश्मीर में बेचैनी फैली, कश्मीर के अंदर शिद्दत पसंद इख्तियार की, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जाना पड़ा। ये मसले होते गए, हिंदुस्तान की हालत कश्मीर में इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार, कश्मीर में इंतहा पसंदी बढ़ने लगी। फिर साल 1991 के बाद ये हुआ कि वहाँ पर भारत सोवियत यूनियन जो कि उस वक्त का सुपर पावर था, वो भी ख़त्म हुआ। फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक पार्टी की हुकूमत भी नहीं आई और फिर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, ऐसे मामला हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मामला धीरे धीरे करके सर उठाने लगे। तनाज़ुआत, नए नए फितने, नई नई शिद्दत इख्तियार करने लगे और साल 1996 से 99 तक लोकसभा में किसी भी एक पार्टी हुकूमत नहीं थी। और फिर इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, HT देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये जो है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, लेकिन बहुत दिन तक इनका भी जो ये हुकूमत थी नहीं चली। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में BJP और NDA की हुकूमत बन गई। इन्होंने कुछ पार्टियों को अपने साथ लेकर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने NDA की हुकूमत बनाई और ये महज 5 साल तक चला रहा। और इस दौरान भी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन्हीं के दौर में समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई, इन्हीं के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, ये 1999 के अंदर जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो ये पहले ऐसे वज़ीर आज़म थे जो गैर कांग्रेसी थे। इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ताना माहौल पैदा करने की बहुत कोशिश थी, लेकिन वो नाकाम रहे। इनके दौर में कारगिल वार हुई, कारगिल जंग हुई,
जिसमें भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई। भारतीय मैशत को जदीदकारी, माशी खुद मुख्तारी, माशी तौर पर खुद कफील बनाने, समाजी इंसाफ, समाजवाद पर मबनी समाज की तश्कील देना, आज़ाद भारत में मैशत की खसूसियत रही है, भारत के अंदर सनत को तरक्की देना, जदीदकारी, खुद किफ़ालत करना, इस तरह के नए नए मसाइल इनके सामने मौजूद थे। और आखिरकार 5 साला मंसूबे के तहत ये सारी कोशिश की गई कि हिंदुस्तान को खुद कफील देश बनाया जाए, हिंदुस्तान के अंदर समाजवाद पर मबनी समाज को तश्कील दी जाए और 5 साला मंसूबे के तहत सनतकारी को फ़रोग दिया जाए। 1991 का जो साल है ये भी भारत के नज़र से बहुत अहम है, क्योंकि इसी साल में भारत में माशी इस्लाहात हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त हिंदुस्तान में वज़ीर मालियात थे। इन्होंने फ्री ट्रेड या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे हिंदुस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। बाहर के लोगों ने यहाँ पे कंपनियाँ कायम की और इस तरह से हिंदुस्तान में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड शुरू हुआ, जिससे 1991 के बाद भारत में माशी तरक्की बहुत बड़े पैमाने पर हुई। अब माशी तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की भी तरक्की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1999 लिबरलाइजेशन, ये देखिए फ्री ट्रेड, शुरू किया गया और आलमकारी भी इससे हिंदुस्तान में शुरू हुई। देखिए आलमकारी को फ़रोग हासिल हुआ। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर, हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी तरक्की मिली। अब भारत के अंदर भारत को खुद कफील बनाने की, भारत देश को खुद कफील यानी खुद कफालत की जो मसाई कोशिश की गई, इसमें 2 अहम वाक़यात है। एक है 1965 में शुरू होने वाला सब्ज़ इनकलाब, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बानी डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन थे। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ये था, मैं आपको बताता हूँ कि एस.एम. स्वामीनाथन कौन है। एक मिनट, ये देखो, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये है एस.एम. स्वामीनाथन। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है एस.एम. स्वामीनाथन और उनके बाजू में आप देख सकते हैं एक किसान है, एस.एम. स्वामीनाथन किसान, और उनका कोई दूसरा साथी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एस.एम. स्वामीनाथन, ये किसान और ये उनका एक साथी। अभी इस सब्ज़ इनकलाब के तहत क्या हुआ, ग्रीन, ये आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसको तस्वीर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का इनकलाब था। देखिए, अब ये सबसे जो इनकलाब था इसके बानी एस.एम. स्वामीनाथन थे। इन्होंने नए साइंसी आलात, नए जदीद आलात का इस्तेमाल करके किस तरह से अनाज की पैदावार को बढ़ाया जाए, इस बात पर इन्होंने ध्यान दिया और किसानों को ट्रेनिंग दी उन्होंने। दूसरा ये था, हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, सब्ज़ इनकलाब के बाद एक और एक इनकलाब आया, वो था सफ़ेद इनकलाब, या उसे कह लीजिए इंग्लिश में वाइट रिवॉल्यूशन। देखिए, अब इसके शुरू करने वाले थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कौन है? वर्गीस कुरियन वो हैं जिन्होंने अमूल दूध की शुरुआत की हिंदुस्तान में। अमूल दूध पीता है इंडिया। अब ऐड देखते होंगे, इस ऐड के अंदर जो अमूल दूध है, अमूल लस्सी है, अमूल घी है, अमूल मस्का, अमूल बटर, ये सब जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देन। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है कि मैं तस्वीर आपको बताता हूँ। ये तो एस.एम. स्वामीनाथन थे, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इन्होंने, देखिए, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल दूध के बानी। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हिंदुस्तान। अभी 2012 में इनका इंतकाल हुआ है। अब देख, आपके करीब जो है गोरेगांव में जो आर्य कॉलोनी है, वो आर्य कॉलोनी भी इसी मकसद के तहत ही डेवलप की गई थी कि वाइट रिवॉल्यूशन को फ़रोग दिया जाए, दूध साजी की सनत को फ़रोग दिया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं, ये वर्गीस कुरियन, ये देखिए वर्गीस कुरियन, यहाँ पे आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, ये है वर्गीस कुरियन। ये वर्गीस कुरियन जो है, ये देखो वर्गीस कुरियन, ये वर्गीस कुरियन आप देख सकते हैं। ये इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वर्गीस कुरियन। ठीक है। अब वर्गीस कुरियन ने जो है दूध की पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए और दूध की सनत को किस तरह से फ़रोग दिया जाए, इस बात पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। अब दूसरा और एक है, हिंदुस्तान में एटमी ताकत, खलाई, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने बहुत तरक्की की और एक नाम है डॉक्टर होमी भाभा।
इन्होंने भारत को एटमी ताकत देने के लिए कई मंसूबे बनाए और दवासाजी हिंदुस्तान के अंदर फिर इस तरह से धीरे धीरे तरक्की होती गई। सनती रिवॉल्यूशन आ गया, साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की आ गई, समाजी शोबे में तब्दीली आनी शुरू हो गई, दवासाजी की सनती बन गई, बिजली साजी की सनत बन गई, दिफा पुरअमन असला 1975 में आर्यभट्ट नामी पहला सैटेलाइट हिंदुस्तान ने खला में दागा। इस तरह से हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की शुरुआत और तरक्की होती गई। अब देखिए समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी के बाद अब हमें देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 1975 के अंदर हिंदुस्तान ने आर्यभट्ट नामी पहला सैटेलाइट खला में दागा था। अब इसके अलावा दवा साजी, बिजली साजी, दिफा के पुरअमन मकासद के तहत एटमी क़ुव्वत का इस्तेमाल भारत पे जोर दिया, भारत का जोर था। इस तरह से देखिए समाजी शोबे में तब्दीली आ गई। ऐसा कि इसी दौर में भारत में समाजी शोबे में कई अहम तब्दीलियाँ रहनुमा हुई। इनमें कुछ तब्दीलियाँ ये थी कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक देना, उसी तरह से ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाना, ये सब मकासद को हासिल किया गया। आप देख सकते हैं कि मुल्क में 1985 के अंदर 1985 के अंदर आप देख सकते हैं, ये 1985 के अंदर 1985 के अंदर देखिए महिला व बाल विकास मंत्रालय शुरू किया 1985 के अंदर। इसका मकसद ये था कि ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाना, ख़वातीन व अतफ़ाल को अच्छे सहूलियात मुहैया कराने के लिए और उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के लिए 1985 में भारत सरकार ने वज़ारत इंसानी वसाइल के तहत महकमा तरक्की बराए ख़वातीन व अतफ़ाल यानी महिला व बाल कल्याण विकास मंत्रालय को मंजूरी दी और एक नया वज़ारत खोला गया, शुरू किया गया। उसी तरह से इनमें ख़वातीन के लिए जहेज़ से मुताल्लिक़ क़ानून बनाए गए, मसावी तनख़्वाहों के क़ानून बनाए गए और दस्तूर की 73वीं और 74वीं दस्तूरी तरमीम करके मुक़ामी इंतज़ामिया के अंदर और मुक़ामी इदारों में ख़वातीन के लिए आरक्षण किया गया। ख़वातीन के लिए कुछ सीटें आप देख सकते हैं, कुछ नशिस्तें महफूज कर ली गई। दस्तूर की तरमीम 73 एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की 73वीं और 74वीं दस्तूरी तरमीम के तहत ये नशिस्तें महफूज की गई ख़वातीन के लिए। उसी तरह से कि भारत 1953 में काका साहब कालेकर कमीशन कायम किया गया और इससे भारतीय समाज में जो महरूम तबक़ात हैं उनको मसावी के मौक़े मिले, उन्हें भी अच्छी तरह ज़िंदगी जीने का हक़ हासिल हुआ। उसी तरह से 1987 में बीपी मंडल की सदारत में जो पसमानदा तबक़ात है या जो ओबीसी समाज है, ओबीसी को भी मुनासिब नुमाइंदगी के लिए कोशिश की गई और कमीशन नामज़द किया गया। इस तरह से हिंदुस्तान में पसमानदा तबक़ात को मुनासिब नुमाइंदगी फ़राहम करने की गर्ज से तहफ़्फ़ुज़ात की यानी रिजर्वेशन की, आरक्षण की हिकमत अमली इख्तियार की गई। उसी तरह से एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें भी आला तबक़ात जैसे तबक़ात को आला ज़ातों के खौफ, तशद्दुद और जबर से आज़ादी दिलाकर इन्हें इज़्ज़त नफ्स और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सन 1989 में 1989 में भारत सरकार ने इंसदाद मज़ालिम यानी एट्रोसिटी का क़ानून पास किया। देख सकते हैं ये एट्रोसिटी का क़ानून पास किया गया। एट्रोसिटी का क़ानून पास किया गया। इस तरह से आलमकारी की वजह से देखिए हम देख सकते हैं कि मईशत, सियासत, समाजिया, टेक्नोलॉजी, समाज, सकाफ़त जैसे तमाम शोबे में भारत ने भरपूर तरक्की की। बहुत सारी तब्दीलियाँ आज भी रूनुमा हो रही है। इस तरह से आज हिंदुस्तान जो है G20, ब्रिक्स वगैरह कई देशों के साथ मिलकर आज बाहमी ताउन से भारत देश आगे बढ़ रहा है और कई बैनुल अक़वामी तंजीमों का भारत आज एक अहम रुकन है। उसके साथ साथ साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मौसलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत ने एक अहम इनकलाब से गुजरा है। मोबाइल, इंटरनेट, सेटेलाइट, टीवी, ये तमाम जो नत नए मौसलाती खिदमात है हमारे भारत भर में फैली हुई है। भारत ने आज दुनिया भर को ये बता दिया है कि सियासी शोबे में मुस्तकम जमहूरियत के साथ साथ मुस्तकम जमहूरियत के साथ किस तरह कामयाबी के साथ काम करती है,
ये भारत ने सारी दुनिया को बताया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आज हमारे भारत देश में भारत के अवाम और ख़ुसूसन नौजवानों की तर्ज़ हयात में बहुत नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं, और ये तब्दीलियाँ इनकी ज़बान, उनकी ग़िज़ा, उनके आदात, उनके अतवार, लिबास और फ़हम से वाज़ेह होती है। इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से 1960 के भारत में अलग अलग दहाइयों में तरक्की होती गई है। हमने देखा कि 1960 की दहाई, हमने देखा 1970 की दहाई, 1960 की दहाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर देखा, उनकी कारकर्दगी देखी, फिर लाल बहादुर शास्त्री की देखी। 1970 से 1980 की दहाई में हमने इंदिरा गांधी का देखा। 1980 से 1991 में हमने राजीव गांधी का कारकर्दगी देखी। 1991 के बाद PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब उस वक्त वज़ीर मालियात थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका दौर देखा। 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखा। फिर भारतीय मईशत कैसी तब्दील होती गई, समाजी शोबों में कैसी तब्दीलियाँ होती गई, और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत ने किस तरह तरक्की की है हमने देखेंगे। अब हम देखेंगे अगले सबक में कि भारत को दरपेश चंद दाखिली मसाइल कौन कौन से हैं। देखिए, हिंदुस्तान हालांकि इतनी तरक्की किया है, तरक्की कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ दाखिली मसाइल हैं, वो हमें अगली सबक में देखना है। इस सबक को आपको पढ़ना है, समझना है, और इसके सवाल के जवाब आपको अपनी 200 पेज की कापी में लिखना है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल नंबर 1 है कि सरकार श्रीलंका में कि तमिल अखिलतों के मसले को हल करने के लिए पहल करने वाले वज़ीर आज़म कौन थे, ये हमने अभी भी देखा, ये तो राजीव गांधी थे। बाद में उन्हीं लोगों ने, LTT ने उनको इलेक्शन की रैली के दौरान उड़ा दिया था या उनको हला किया था। दूसरा है भारतीय सब्ज़ इनकलाब के बानी कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी हमने तस्वीर में देखा, वो है SM स्वामीनाथन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये तो सफ़ेद रिवॉल्यूशन, सफ़ेद इनकलाब के बानी हैं। फिर इसके बाद है गलत जोड़ी पहचानिए, मोहतरमा इंदिरा गांधी इमरजेंसी, ये सही जोड़ी है क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। दूसरा, राजीव गांधी साइंस टेक्नोलॉजी की इस्लाहात, ये भी सही है क्योंकि उन्हीं के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की इस्लाहात हुई है। तीसरा है PV नरसिम्हा राव, ये भी जोड़ी सही है क्योंकि 1990-91 की दहाई में PV नरसिम्हा राव ये देश के वज़ीर आज़म थे और इन्होंने ही माशी इस्लाहात की थी। तो चंद्रशेखर मंडल कमीशन के बारे में कहा जाता है। तो ये जो है चौथी जोड़ी गलत है क्योंकि मंडल कमीशन की जो शुरुआत की थी, मंडल कमीशन को जिसे नाफिज किया था वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह। तो ये चौथी जोड़ी गलत है। फिर आपको क्वेश्चन है आलमकारी, इसका जवाब तो बहुत आसानी से आपको सफ़ा नंबर 8 पे मिलेगा। फिर ये सफ़ेद इनकलाब, इसका जवाब आपको मिलेगा साइंस और टेक्नोलॉजी के इस पैराग्राफ में सफ़ा नंबर 7 पर। इस तरह से देखिए आपको बहुत आसानी से सवाल जवाब भी मिल जाएगा। मोरारजी देसाई की हुकूमत खलील मुद्दती थी, बराबर इसकी साझा वजह ये थी, इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर, क्योंकि इनकी हुकूमत में अंदरूनी इख्तलाफात बहुत थे, जिसकी वजह से उनकी सियासत, उनकी हुकूमत बहुत थोड़े अरसे तक रही। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फ़ौज भेजना पड़ी थी क्योंकि वहाँ पे इंतहा पसंद लोग मंदिर में छुप गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ पर स्वर्ण मंदिर में यानी सिखों के गोल्डन टेम्पल में अमृतसर के फ़ौज को भेजना पड़ा था। तीसरा है भारत में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया क्योंकि भारत देश तरक्की करना चाहता था। मनसूबाबंद तरीके से सनअतकारी को फ़रोग़ देने के लिए भारत में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया था, जो कि 5 साल के अरसे तक चला 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन। अब जवाब आपको, बाकी सवाल के जवाब आपको लिखना है, ठीक है। हम अगले सबक में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मसाइल क्या हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।